इंडिया में रिजर्वेशंस ब्रिटिशर्स के समय से चलता आया है, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से, और इसे प्राइमरीली 3 ग्रुप्स को दिया जाता है: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम ओबीसी भी कहते हैं। इंडिया में एससीज की रिजर्वेशन होती है 15%, एसटीज की 7.5% और ओबीसीज की होती है 27%। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि आर्टिकल 15, 16 और 334। आर्टिकल 15 और 16 जनरल रिजर्वेशंस की बात करता है, वही आर्टिकल 334 एससीज और एसटीज की इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन की बात करता है, यानी कि इन दो कम्युनिटीज़ के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन 70 साल के लिए कर दी गई थी। और ये 70 साल का पीरियड 2020 में एक्सपायर हो चुका था, जिसके बाद पार्लियामेंट ने 104th अमेंडमेंट एक्ट लाकर इस पीरियड को और 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, यानी 2030 तक। फिर चाहे जिस भी पार्टी की हमारे देश में गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने के लिए समय समय पे कोई ना कोई प्रोविजंस लाए ही हैं। इनमें से कुछ थे मंडल कमीशन का बनना, जिसने 27% का रिजर्वेशन ओबीसीज को देने की बात कही थी। इसके बाद हमने देखा कि एससीज, एसटी और ओबीसीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलना, और साथ ही अभी रिसेंटली हमने देखा है कि एक एडिशनल 10% का कोटा मिला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को। और साथ में हमने 16% का मराठा रिजर्वेशन भी देखा, जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, पर 2021 में ही उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, जिसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो सवाल है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन कौन से ईयर और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मिला था। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्ववर्धन और मैं हूँ काकोली, एंड आप देख रहे हैं फिरोलॉजी लीगल। तो आज की इस वीडियो में हम 105th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही इससे जुड़े सवालों को। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे पहले सवाल पे, जो कि है कि इस 105th अमेंडमेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में हमारी पार्लियामेंट ने 102nd अमेंडमेंट एक्ट को पास किया था। अब इसके अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट है, उसको पावर मिल जाता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज की लिस्ट प्रिपेयर कर सके और उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि कुछ लोग जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में तो थे, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं थे, जिससे कि उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा था। तो इसी के लिए 105th अमेंडमेंट को पास किया गया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देता है कि वो ओबीसीज की लिस्ट प्रिपेयर कर सके और उन्हें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सके। अगला सवाल है कि एक अमेंडमेंट बिल और एक अमेंडमेंट एक्ट में फर्क क्या होता है। तो देखिए, जब भी किसी कानून में चेंज लाना होता है तो इसी के लिए होता है उस कानून में अमेंडमेंट, जो कि एक प्रपोजल होता है, और इसी को हम कहते हैं अमेंडमेंट बिल। अब एक बिल पार्लियामेंट के दोनों ही सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में पेश होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद के द्वारा। अब जब ये बिल दोनों सदन में पास हो जाता है और फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास उनकी अप्रूवल के लिए, और अप्रूवल मिलते ही एक अमेंडमेंट बिल एक अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, यानी वो इस देश का एक कानून बन जाता है। तो आइए अब हम नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की टाइमलाइन पे, जो कि रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने के लिए हुए थे। तो इस टाइमलाइन में सबसे पहला इवेंट था 1950 का। जी हाँ, यही वो साल था जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, और साथ ही इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रिजर्वेशन को भी एससी एसटीज को प्रोवाइड कर दिया था। इसके बाद जो मेजर चेंज हुआ उसके अगले ही साल वो था 1951 का, जब पहला अमेंडमेंट आया था और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन दिया गया था। और जिस केस के थ्रू ये हुआ था वो था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। इसके बाद हम आ जाते हैं 1963 पे, जहां एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद हम आते हैं 1978 पे, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन मंडल कमीशन को सेटअप किया गया था, जिसने ये प्रपोज किया था कि ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं 1992 पे, जहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट इंदिरा साहनी का हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसीज को मिलना ही चाहिए, और साथ में वहां पर क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट की भी बात करी गई थी। इसके बाद हम आते हैं 2006 में, जहां पर 93rd अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वहां पर ओबीसीज और एससी एसटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में भी रिजर्वेशन मिला था। और इसके बाद हम आ जाते हैं 2018 में, जब 102nd अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 102nd अमेंडमेंट था क्या। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसीज को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। ये जो ओबीसीज है, इंडिया में इनकी रिजर्वेशन 27% होती है, और अगर मैं इस 27% को एससी एसटी के रिजर्वेशन के साथ कंबाइन कर दूं तो ये बन जाता है 49.5% रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के केस में, एंड अदर देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के केस में ये बन जाएगा 50%। तो ये जो 27% रिजर्वेशन की मांग की गई थी, आखिर ये आई कहाँ से थी? मंडल कमीशन ने 1980 में इस 27% रिजर्वेशन की मांग की थी, जिसे इम्प्लीमेंट 1992 तक किया गया। और ये जो 50% सीलिंग की हम बात कर रहे हैं, ये 50% कैप आखिर आया कहाँ से था? ये इंदिरा साहनी के जजमेंट से पास किया गया था कि एससी एसटी और ओबीसी की रिजर्वेशंस मिलाकर 50% की सीलिंग क्रॉस नहीं की जा सकती है। अब आ जाते हैं हम 102nd अमेंडमेंट पे। तो आखिर ये 102nd अमेंडमेंट होता क्या है? 102nd अमेंडमेंट को 2018 में ला दिया गया था, और इस अमेंडमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर छीन ली थी कि वो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते कि कौन सी क्लास और कम्युनिटी को ओबीसी की लिस्ट में डाला जाए। यानी कि ये पावर अब दे दी गई प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि अब प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी क्लास और कम्युनिटी को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया जाए, और इस ओबीसी की लिस्ट में से कौन सी क्लास को बाहर निकाला जाएगा और किसे ऐड किया जाएगा, ये पावर दे दिया गया हमारे पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन वेट, ये कोई इकलौता चेंज नहीं है जिसे इस अमेंडमेंट ने लाया। इसके अलावा भी एक और ऐसी चेंज है जो इस अमेंडमेंट ने लाई थी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जिसे हम एनसीबीसी कहते हैं, इसे इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। दरअसल एनसीबीसी को 1993 में एनसीबीसी एक्ट के तहत सेटअप किया गया था, जिसे इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हुए कहा कि अब ये कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाई जाएगी, और हम मानेंगे कि इस कमीशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये जो 2 चेंजेस लाए गए, ये कौन से आर्टिकल्स के थ्रू लाए गए थे? तो आ जाते हैं हम उन आर्टिकल्स पर जिसे इस 102nd अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया था। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 338B, और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 342A। सो आर्टिकल 338B, ये आर्टिकल बात करता है एनसीबीसी की, यानी कि एनसीबीसी के स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़ और पावर्स क्या है। और इस अमेंडमेंट ने इस आर्टिकल को इंसर्ट करते हुए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और ये कमीशन मेनली एसईबीसी यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स के लिए, यानी उनकी हक के लिए लड़ता है। अब ये जो दूसरा आर्टिकल लाया गया, जो कि है आर्टिकल 342A, ये आर्टिकल बात करता है प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स की, कि अब यही वो है जो आइडेंटिफाई करेंगे कि ओबीसी की लिस्ट में कौन सी क्लास या कम्युनिटी को ऐड किया जाना चाहिए। अब ये जो ओबीसी एक्ट पास हो चुका है, यानी कि प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है, ये ओबीसी एक्ट इन्हीं 2 आर्टिकल्स को अमेंड करने वाला है। लेकिन इन 2 आर्टिकल्स के साथ एक तीसरा आर्टिकल भी है जो अमेंड होगा, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 366 26C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये जो आर्टिकल है, ये एसईबीसी यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करता है। तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 102nd अमेंडमेंट क्या है ये पता चल चुका होगा। तो इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कि मराठा रिजर्वेशन केस का इस 105th अमेंडमेंट से क्या लेना देना है। तो देखिए, साल 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटी के लोगों को 16% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था,
और उसके तुरंत बाद ही पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जजमेंट है उसको वॉयलेट करता था। अब इस 1992 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो कभी भी 50% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझिए। देखिए, एससीज और एसटीज को मिलाकर टोटल 22.5% का रिजर्वेशन दिया जाता है और वहीं पर ओबीसीज को 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है। अब इन दोनों फिगर्स को हम कंबाइन करें तो ये होता है 49.5% का रिजर्वेशन। अब इसमें हम इस 16% को भी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो रिजर्वेशन चला जाता है 65.5% पे, जो कि क्लियरली इंदिरा साहनी के जजमेंट को वॉयलेट करता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस 16% के रिजर्वेशन को इनवैलिड डिक्लेयर किया था और साथ में ये भी कहा था क्योंकि पार्लियामेंट में 102nd अमेंडमेंट पास हो गया है, जिसकी वजह से स्टेट के पास पावर ही नहीं है कि वो लिस्ट प्रिपेयर करके ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके। और अब ये जो 105th अमेंडमेंट आया है, इसके जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट को बाईपास करके स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देना चाहती है कि ओबीसीज की लिस्ट वो भी प्रिपेयर कर सके और रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके। इंडिया में कौन सी कम्युनिटी या क्लास को कितना % रिजर्वेशन देना है, ये आखिर गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है? सेंसस की मदद से। तो सेंसस ही है जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि इंडिया में एससी या एसटी की कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग इंडिया में माइग्रेट कर गए और कितने लोग इंडिया से बाहर चले गए, इस देश में कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोला जाता है, वगैरह वगैरह। तो क्या आपको पता है कि 1951 से लेकर के 2011 तक जब लास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था, इस दौरान सिर्फ एससी और एसटी की ही पॉपुलेशन काउंट की जाती थी, ओबीसी या दूसरे कास्ट की नहीं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत होती थी ये पता करने में कि आखिर कितने % ऑफ पॉपुलेशन ओबीसी है या दूसरे कास्ट से है जो उनके अंडर आते हैं। तो 1931 वो आखिरी साल था जब कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराया गया था, यानी कि एससी एसटी के अलावा भी ओबीसी की पॉपुलेशन भी काउंट की गई थी। और 1941 में ये कास्ट बेस्ड सेंसस का डेटा कलेक्ट तो किया गया था लेकिन पब्लिश नहीं हो पाया। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मंडल कमीशन ने 1980 में 27% रिजर्वेशन की मांग की थी ओबीसी ग्रुप्स के लिए। तो उस समय जब ओबीसी की पॉपुलेशन काउंट ही नहीं की जाती थी, क्योंकि 1931 में लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, तो मंडल कमीशन ने ये रिजर्वेशन का परसेंटेज निकाला कैसे? उन्हें कैसे पता चला कि ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है? मंडल कमीशन को ये पता चला था क्योंकि उन्होंने 1931 का ही सेंसस लिया था और इस सेंसस की मदद से उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि इंडिया में ओबीसी की पॉपुलेशन करीबन 52% है, जिसकी मदद से उन्होंने ये 27% रिजर्वेशन की मांग कर दी थी। तो ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, अगर ये आ जाता है तो इससे जो 50% सीलिंग इंदिरा साहनी के केस में सेट किया गया है, ये एक्सीड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये ओबीसी एक्ट पर बना हुआ वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।